जरूरत क्या है, किसी भी विमर्श की आवश्यकता क्या है, इस पर भी गौर करना चाहिए। तो विमर्श की जो अंग्रेजी वो डिस्कोर्स है, और डिस्कोर्स कोर्स का सार्थक शब्द है। तो पहले तो ये तय होना चाहिए कि कोर्स क्या है, तब डिस्कोर्स की बात आती है। यह ठीक उसी तरह से है जैसे भ्रष्टाचार के पैमाने को तय करने के लिए ये तय किया जाना बहुत जरूरी होता है कि सदाचार क्या है। सदाचार तय हो तो भ्रष्टाचार ये तय होता है। वैसे कोर्स के बरक्स डिस्कोर्स, तो कोर्स में जो चीजें ठीक ठीक अंकित नहीं होती, कोर्स में जो चीजें ठीक ठीक निगाह में नहीं ली जाती, कोर्स में जो चीजें उचित जगह पर नहीं रखी जाती, तो इसके लिए डिस्कोर्स होता है, इसके बरक्स डिस्कोर्स होता है। तो जितने विमर्श हैं दुनिया भर के, डिस्कोर्स इस वजह से हुए हैं कि कोर्स ने न्याय नहीं किया, कोर्स ने ये यथोचित स्थान नहीं दिया जिनको जैसा होना चाहिए। तो डिस्कोर्स, अब ये डिस्कोर्स लगा आमतौर पर डी लगा देने से, डिस लगा देने से किसी शब्द के पहले निगेटिव अर्थ देता है, लेकिन यहाँ विमर्श निगेटिव अर्थ नहीं, पॉजिटिव अर्थ देता है। विमर्श, जितने भी विमर्श हैं अभी समकालीन जो विमर्श हैं आपके, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, मतलब हाशिए का विमर्श, मतलब अस्तित्व अस्मिता मूलक विमर्श, तो ये विमर्श निगेटिव नहीं, डिस लगा देने से, डिस्कोर्स लगा देने से निगेटिव नहीं, पॉजिटिव। लेकिन ये इसके मूल में प्रश्न, मूल में प्रश्न है और प्रति प्रश्न है। आप सिनेमा देखते होंगे, सिनेमा के शौकीन भी होंगे, मैं तो उतना देख नहीं पाता, लेकिन कभी कभी कोई फिल्म की पंक्ति सूझती है, उससे भी कई बार बातें पकड़ने में सुविधा होती है। जैसे बंटी और बबली फिल्म का एक गाना, बंटी और बबली फिल्म अभिषेक, अमिताभ और ऐश्वर्या पर फिल्माया गया फिल्म है। उसमें गाना तो जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, ऐश्वर्या भी हैं और अभिषेक भी हैं। तो वो गाना है वो जिसको कजरारे कजरारे वाला जो गाना है, वो गाना गुलजार ने लिखा है। गुलजार गजलें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, शेर लिखते हैं, गुलजार ने लिखा। तो उसमें एक पंक्ति आती है कि तुम्हारी आंखें कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। इस पंक्ति पे गौर करना चाहिए। अब ये यूं तो उर्दू कविता है, ये तो फिल्म का गाना है, लिखा गुलजार ने है। उर्दू पोएट्री में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग वैसे भी कम करना चाहिए, लेकिन गुलजार ने किया है, पर्सनल से सवाल करती है। अब ये जो पर्सनल से सवाल करती हैं, यही विमर्श का मुख्य मामला है। विमर्श के केंद्र में यही पर्सनल से सवाल है। स्त्री विमर्श को आप देखेंगे, दलित विमर्श को आप देखेंगे, आदिवासी विमर्श को देखेंगे, तो अपने पहले के कोर्स से, अपने पहले के स्थापित मान्यताओं से, अपने पहले के मूल्यों से, अपने पहले के समाज से, अपने पहले के समय से, अपने पहले के संदर्भों से प्रश्न करता हुआ ही तो आया है। कोई भी विमर्श आया है, अर्थात कि पर्सनल से, जो गाने की पंक्ति है पर्सनल से सवाल करती है, पर्सनल से सवाल करता हुआ विमर्श आया है। वो चाहे हिंदी में दाखिल हुआ हो या हिंदी में आने के पहले पश्चिम में दाखिल हुआ हो, उसने पर्सनल से सवाल किया। और पर्सनल से जो सैद्धांतिक प्रश्न थे वहां से शुरुआत हुई, वैचारिक तब्दीलियां हुई, और वैचारिक तब्दीलियों के साथ साहित्य में उनका हस्तक्षेप हुआ। तो पर्सनल से सवाल करना, यूं तो सवाल करना, यहाँ एक विपिन अग्रवाल हुआ करते थे। विपिन अग्रवाल फिजिक्स के प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। विपिन अग्रवाल ने एकांकी भी लिखे, नाटक भी लिखे। विपिन अग्रवाल ने एक नाटक में, एक शॉर्ट नाटक लिखते थे विपिन अग्रवाल, असंगत नाटक जिसको कहते हैं, एक
नाटक में विपिन अग्रवाल का एक पात्र एक वाक्य कहता है कि सवाल करना अक्लमंदी की पहली निशानी है, और फिर दूसरी पंक्ति कहता है कि सवाल न करना बेवकूफी की पहली निशानी है। ये एक पात्र के मुख से विपिन अग्रवाल कहलवाते हैं, सवाल करना अक्लमंदी की पहली निशानी और सवाल न करना बेवकूफी की पहली निशानी। तो सवाल करना कई कई कोणों से हो सकता है, सवाल करने के कई आयाम हो सकते हैं, जैसे प्रश्न करना और प्रश्नांकित करना और प्रश्नाकुल करना, तीन शब्द है। प्रश्न करना किसी से भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, कई बार अपने से प्रश्न पूछता है, दूसरों से कर सकते हैं। प्रश्नाकुल करना ऐसा भाव किसी में भरना, ऐसी दृष्टि का विकास किसी में करना कि वो प्रश्न पूछ सके, ऐसी जिज्ञासा का भाव पैदा करना किसी में, को प्रश्न पूछ सके, प्रश्न कर सके, उसके अंदर प्रश्न पूछ सके, तो प्रश्नाकुल करना। और प्रश्नांकित करना मतलब व्यवस्था को सवाल पूछकर घेरे में लेना, जवाब मांगना, ये प्रश्नांकित करना। तो प्रश्न करना, प्रश्नाकुल करना और प्रश्नांकित करना, तीनों तीन चीजें। तो ये जो विमर्श है, विमर्श ने तीनों काम किए। विमर्श ने प्रश्न किए, पर्सनल से सवाल किए, हर व्यक्तिगत से सवाल किए, और प्रश्नाकुल किए। किसको किए कि जो लोग नहीं देख पा रहे थे इस दृष्टि से चीजों को, उनको उनके अंदर प्रश्न पैदा कर दिए, प्रश्नाकुल किया। और प्रश्नांकित किया, अपने से पूर्व की अवधारणाओं के जो पोषक थे, जो नियंता, जो सिद्धांतकार थे, जो व्यवस्थापक थे, जो समाज के नियंता थे, जो लेखक थे, सबको प्रश्नांकित करता हुआ ही कोई भी विमर्श आया। तो तीनों प्रश्न हुए, प्रश्नाकुलता बढ़ी और प्रश्नांकन हुए। तो अब जब प्रश्न होने लगे तो प्रति प्रश्न भी होने लगे। कई बार पुराने जमाने में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, तो शास्त्रार्थों में प्रश्न के साथ साथ प्रति प्रश्न होते थे, काउंटर क्वेश्चन जिसको कहते हैं आप, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, जो मीडिया में डिबेट होते हैं, टीवी पर डिबेट होते हैं, आप देखते होंगे कि काउंटर क्वेश्चन जरूर होते हैं, प्रश्न के प्रति प्रश्न। आप परीक्षा देंगे तो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न होते हैं, प्रति प्रश्न तो बहस में पैदा होते हैं, प्रति प्रश्न विमर्श में पैदा होते हैं। तो प्रश्न के ऊपर प्रश्न, ये विमर्शों की विशेषता है, ये बहस की विशेषता है। तो डिस्कोर्स की ये सारी विशेषताएं। तो अब जैसे प्रश्न, जैसे मैलांचल का एक पात्र कहता है, जो संथाल आदिवासी हैं वो पूछते हैं, आजादी के बाद हमें क्या मिला, आजादी के बाद हमें क्या मिला। अब ये देखिए प्रश्न, लेकिन इसमें तीनों बातें निहित हैं कि ये कोई भी पाठक या कोई भी उस समाज से, आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ, संथाल समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति के अंदर भी ये प्रश्न उठ सकता है कि आजादी के बाद ठीक बात है कि हमें क्या मिला, ये प्रश्नाकुल हो गया। और आजादी के बाद हमें क्या मिला, यह ध्वनि जो है संकेतित करती है किस ओर, ये सवाल किससे, ये सवाल हर पर्सनल से, हर सवाल उस कौम से है जो संथाल नहीं, हर सवाल, ये सवाल उससे है जो व्यवस्था देखता है, यह सवाल उससे है जो सत्ता देखता है, यह सवाल उससे है जो समाज चलाता है। तो ये तीनों, आजादी के बाद हमें क्या मिला, प्रश्न भी है, इसमें प्रश्नाकुल करने की क्षमता भी है और प्रश्नांकित करने का भाव भी है। तो ये जो विमर्श है, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, इसमें तीनों बातें आपको मिलेंगी। तो ये क्यों आया, इनकी आवश्यकता क्या पड़ी, इस पे गौर करने के लिए ये एक टूल के तौर पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यह भी देखना चाहिए कि विमर्श अपने अंदर से उभरते, अपने अंदर से मतलब स्त्री विमर्श अलग से कहीं से नहीं आया,
अपने अंदर से कैसे उभरा? किसी कृति का पाठ आपने किया पुरुष दृष्टि, किसी स्त्री का पाठ मैत्रेयी पुष्पा कर रही है अपनी दृष्टि से, तो अब उसमें जो स्त्री कैरेक्टर है उसमें उसको देखने का आपका नजरिया और मैत्रेयी पुष्पा का देखने का नजरिया भिन्न होगा। एक ही पाठ कर रहे हैं आप एक ही कृति का पाठ कर रहे हैं, लेकिन तरीके भिन्न हो जाएंगे। तो ये अंदर से प्रश्न भी अंदर से ही उठेंगे, उसी कृति के अंदर से उठेंगे, और जो प्रश्न आपसे छूटेगा, जो बिंदु आपसे छूटेंगे, वो मैत्रेयी पुष्पा करेंगे। ये जो जॉक डेरिडा ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया, यूं तो ये भौतिकी विज्ञान का शब्द है विखंडनवाद, तो अंग्रेजी में डीकंस्ट्रक्शन विखंडनवाद, फिजिक्स का शब्द। उससे बहुत असहमतियां जो भारतीय चिंतक और आलोचक हैं, भारतीय शास्त्रकार हैं, जॉक डेरिडा के सभी, लेकिन एक स्थापना उसकी आपको भी सही मालूम लगेगी, और वो क्या है? वो है कि जो किया गया अर्थ है अब तक वो उतना मूल्यवान नहीं है। जो हाशिए पर पड़ा अर्थ है, जो अर्थ अभी तक नहीं किया गया है, जो हिडन है, वह ज्यादा मूल्यवान है। जो किया गया अर्थ है वो तो है ही, जो किया गया अर्थ है उतना महत्वपूर्ण नहीं जो कर दिया गया। जो नहीं किया गया अर्थ है और जो हाशिए पर है, जो हिडन है, जो छोड़ दिया गया है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिकंस्ट्रक्शन की, जॉक डेरिडा के विखंडनवाद की यह बात मानी गई, और यह विमर्श की बात भी है कि जो हाशिए का अर्थ, जो अर्थ हमारा है, वो छोड़ा हो। तो उस दृष्टि से पाठ होने लगे। पाठ एक ही कृति के हुए, कौन बदल गए विमर्श में? तो कहने का अंदर से ही सवाल पैदा हुआ। मैत्रेयी पुष्पा ने किताब लिखी, तब्दील निगाहें शीर्षक से ही बोध होता है कि आप नजरिया बदलिए, सवाल करने का अंदाज बदलिए, चीजों को देखने का तौर तरीका बदलिए। और कैसे? जैसे त्याग पत्र, जैनेन्द्र का प्रसिद्ध उपन्यास है त्याग पत्र, पतला सा उपन्यास है, आपने पढ़ा होगा, नृणाल है उसमें। तो उसमें आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्त्री पात्र को कितनी यातना उसमें दी जाती है, कितना भुगतती है वो। तो जो पुरुष आलोचक, जो आलोचक विमर्श वाले नहीं, जो विमर्शोत्तर जो कोर्स है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चूंकि ये जैन धर्म से बहुत प्रभावित थे जैनेन्द्र, और जैन धर्म में आत्मलोंचन करने की एक प्रक्रिया होती है, आत्म पीड़ा पहुंचाने की एक प्रक्रिया होती है मोक्ष के क्रम में। इसीलिए कुछ लोग अपने बाल नोच लेते हैं, आत्मलोंचन। कुछ लोग आत्म पीड़ा बहुत पहुंचाते हैं। लेकिन मैत्रेयी पुष्पा स्त्री की दृष्टि से पढ़ती है तो ये नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है कि किसका त्याग पत्र? अरे ये तो उस पुरुष का त्याग पत्र है, उसको तो और पहले ही पुरुष को यातना मिलनी चाहिए, ये तो उसका त्याग पत्र। स्त्री ने हार नहीं मानी, स्त्री ने संघर्ष किया, मृणाल संघर्ष करती, लेकिन हार तो पुरुष जाता है, इन चुनौतियों से निपट नहीं पाता, सच को स्वीकार करना नहीं चाहता। तो यह जो डिबेट है, यह जो प्रश्नांकित करने की बात है, ये विमर्श के हेतु में। तो जब भी ये बात करेंगे विमर्शों की आवश्यकता क्या है कृतियों को पढ़ने के लिए, तो यह बात, जैसे ध्रुवस्वामिनी नाटक है, प्रसाद ने लिखा। अब ये गुप्त वंश में ध्रुव देवी ने अपने ही पति को, जो कि राजा था, उसको कहा, ध्रुव देवी ने, कि तुम महल से निकल जाओ। अरे भाई, राजतंत्र में यह लोकतंत्र का प्रश्न, प्रसाद क्या है? तो स्वामी नाटक में गुप्त वंश के दौर का जो है उसको संज्ञान में जब लेते हैं प्रसाद,
ध्रुव देवी कहती है कि तुम महल से निकल जाओ। कोई राजा की स्त्री इतनी कहने की हिम्मत करती है, यह सामान्य बात नहीं। यह राजतंत्र में लोकतंत्र का प्रश्न, यह राजवंश में तलाक जैसा है, और वो स्त्री देती यह डिस्कोर्स। मैत्री पुष्पा इस पर लिखती, तब्दील निगाहें में चर्चा करती। तो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए कि कोर्स क्या है। कोर्स तो ये होता कि जो राजा है, गुप्त वंश का शासक है, वो अपनी पत्नी को, ध्रुव देवी को कहता कि तुम महल से निकल जाओ, ऐसा नहीं है। और वो पत्नी कहती है कि तुम निकल जाओ। क्यों? क्योंकि राजा ने कोशिश, ध्रुव देवी उसके मित्र के सामने उस रूप में पेश हो कि मित्र उसका उस पर मोहाकर्षित हो जाए, इस बात की नाराजगी थी। तो स्त्री ने अपना अधिकार चाहा, स्त्री ने लोकतंत्र का सवाल उठाया, स्त्री ने तलाक दिया, नकारा एक तरह से। अब ये देखने का नजरिया बड़े बड़े आलोचकों के पास नहीं था। बड़े बड़े आलोचकों ने लिखा लेकिन नहीं गौर कर पाए। ये स्त्री विमर्श की दृष्टि से लेखा ने पकड़ा। तो ये जो आपके साहित्य में, हमारे साहित्य में यह जो बात उठती है कि विमर्श की आवश्यकता क्या है, इसलिए आवश्यकता है कि जो चीजें छूट गई, जहां तक दृष्टि हम नहीं दौड़ा पाए, और जिन दृष्टियों से बात होनी चाहिए थी उन दृष्टियों से नहीं हो पाई बात, तो फिर विमर्श की आवश्यकता पड़ी। एक बात और देखिएगा, ये जो 3 प्रमुख विमर्श हैं, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इनके सौंदर्य शास्त्र की रचना करने की कोशिश हो रही है, हुई है, लेकिन मुकम्मल नहीं। अब जो दलित विमर्श का सौंदर्य शास्त्र है, शरण कुमार निम्बाले और ओम प्रकाश वाल्मीकि, कमल भारती आदि ने कोशिश की, और कोशिश की है कि जो आलोचना के मानदंड थे, जो रामचंद्र शुक्लीय आलोचना के प्रतिमान थे, उनके बरक्स कैनन रखने की कोशिश की। लेकिन वो बड़ा डिबेट का विषय, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। जो लोग स्त्री विमर्श, दलित विमर्श पढ़ाएंगे उस पर पढ़ाएंगे। हम इस बात पर भी आपको गौर करा रहे हैं कि विमर्श की जरूरत क्या है। तो आलोचना के मानकों को किस रूप में स्वीकारा जाए, ये इन विमर्शों के सौंदर्य शास्त्र की मूलभूत चिंता का विषय है। एक और फाक आप पाएंगे कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श और आदिवासी विमर्श में एक बुनियादी अंतर। कहते तीनों को हम अस्मिता मूलक विमर्श, लेकिन आदिवासी विमर्श अस्तित्व पर आधारित विमर्श। आज भी दुनिया में विकास का सबसे दंश विश्व के आदिवासियों ने झेला, और यह जो दंश है उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जो विस्थापन का दर्द है, यह कुछ सामान्य दर्द नहीं है। किसी को जमीन के टुकड़े से काटना मानो किसी अंग विशेष का काट देना। तो यह जो विस्थापन से उपजा दर्द है, यह अस्तित्व से जुड़ा मामला है। तो अन्य विमर्शों से तक यूं तो हम तीनों को अस्मिता मूलक विमर्श में ही लेते हैं, लेकिन आदिवासी विमर्श को हम अस्तित्व मूलक विमर्श भी कह सकते हैं। वहां अस्तित्व का प्रश्न अस्मिता के प्रश्न से ज्यादा बड़ा प्रश्न। आदिवासी विमर्श में अस्तित्व का प्रश्न ज्यादा बड़ा है अस्मिता के प्रश्नों के बनिस्बत, और अस्मिता का प्रश्न तो है ही। एक और विमर्श इधर बहुत तेजी से उभरा है, थर्ड जेंडर विमर्श। हमारे समूह में कुछ विद्यार्थी थर्ड जेंडर में काम कर रहे हैं। थर्ड जेंडर विमर्श, अब ये जो थर्ड जेंडर विमर्श है, इन तीनों विमर्शों से भिन्न, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इन तीनों विमर्शों से भिन्न है थर्ड जेंडर विमर्श। किस अर्थ में? इन तीनों विमर्शों में, जैसा कि मैंने पहले कहा, इन तीनों विमर्शों में अंदर से प्रश्न पैदा हुए, अंदर से दृष्टि विकसित हुई।
और जो हिडन अर्थ, जो उपेक्षित अर्थ, जो उपेक्षित बात है, उसको उभारने की कोशिश है, हाशिए को केंद्र में लाने की कोशिश है। लेकिन थर्ड जेंडर विमर्श की शुरुआत अंदर से नहीं, थर्ड जेंडर विमर्श की शुरुआत न्यायपालिका ने की। इन तीनों विमर्शों को शुरू करने का श्रेय न्यायपालिका को आप नहीं दे सकते, कोई साक्ष्य नहीं। लेकिन थर्ड जेंडर विमर्श की शुरुआत का श्रेय न्यायपालिका को। सन 2014 में न्यायपालिका ने एक फैसला दिया था, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था 2014 में कि जो थर्ड जेंडर है इनको ट्रांसजेंडर कहा जाए, ट्रांसजेंडर कहा जाए। और उसके लिए खास शब्दावली दी, ये ट्रांसजेंडर भारत के एक विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग है। अब गौर करिए, ये ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर एक विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग है। इसलिए जो कॉलेज है, उन्होंने यूजीसी को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने, जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि जो नामांकन फॉर्म है, जो परीक्षा फॉर्म है, उसमें मेल फीमेल के अलावा एक तीसरा कॉलम हो जिसमें टी लिखा हो। मेल के लिए एम लिखते हैं, फीमेल के लिए एफ लिखते हैं, इनके लिए टी लिखा जाए। टी मतलब ट्रांसजेंडर, और उसको परिभाषित किया एक विशिष्ट सांस्कृतिक वर्ग। अब सोचिए, ये बात किताब से नहीं निकली, ये बात किसी थिंकर ने नहीं कही, ये बात थर्ड जेंडर के किसी आदमी ने नहीं कही, यह बात न्यायपालिका ने कही। तो न्यायपालिका से थर्ड जेंडर की शुरुआत का श्रेय न्यायपालिका को। और अब तो विमर्श में तब्दील हो, और विमर्श में पहली किताब किसकी आई? एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण, और जो कि विमर्श में इसको शामिल करने की का बिंदु हुई, आप गौर करेंगे, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, दोनों में, दोनों का जो विकास है वो आत्मकथाओं के माध्यम से खूब हुआ है। दलित लेखकों ने, दलित लेखिकाओं ने, स्त्रियों ने, लेखिकाओं ने जो आत्मकथाएं लिखी हैं, उनसे विमर्शों को पल्लवन मिला, उनसे विमर्शों को सिंचन मिला, उनसे विमर्श विकसनशील हुए हैं या विकसित हुए हैं, आगे बढ़े हैं। यही बात थर्ड जेंडर के मामले में भी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वैशाली रोड़े नाम के एक पत्रकार, जो मराठी में पत्रकार थी, उससे बातचीत क्रम में जो बातें कही वो मराठी के अखबारों में छपने लगी। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इंग्लिश में इनकी आत्मकथा प्रकाशित की, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की, मी लक्ष्मी मी हिजड़ा। उसका हिंदी अनुवाद मैं लक्ष्मी मैं हिजड़ा नाम से बिकने लगा। लेकिन शुरुआत आत्मकथा से भी, मैं कहना चाह रहा हूं, ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने आत्मकथा लिखी। तो ये इस रूप में भी अन्य विमर्शों में चूंकि आत्मकथात्मकता जो आई, उसके माध्यम से जो अपनी बात कहने का जो वो चलन बढ़ा, ये थर्ड जेंडर में भी हुआ। पहले आत्मकथा आई, तब बातें, और अब आप अपने निगाह से देख रहे हैं पद मिलने लगे, ये मिलने लगे, वो मिलने। तो कहने का कुल महत्तम समापवर्तक यह है कि विमर्श इसलिए जरूरी हुए, जैसे फिलॉसफी और कला की बात हमने की थी, विमर्श इसलिए जरूरी हुए कि चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे देखा जाए, या विमर्श की बुनियादी चिंता का सवाल, बुनियादी चिंता का विषय है। इसलिए विमर्श। अब विचारधारात्मक दृष्टि, विचारधारा के हिसाब से चीजों को कैसे देखेंगे, विचारधारा की आवश्यकता क्या है, यह भी इस इकाई में आपसे बात करने का एक विषय है मेरे लिए। तो हम इस पर अगली क्लास में बात करेंगे। थोड़ा सा सूत्र मैं छोड़ना चाहता हूँ आपके लिए, अद्वैतवाद पर। हम अभी तक विमर्श पर बात करते रहे। अद्वैतवाद, अद्वैत मतलब कि कोई फर्क नहीं, हम में और उसमें कोई फर्क नहीं, आत्मा परमात्मा में कोई फर्क नहीं, अद्वैतवाद।
यह फिलॉसफी भारत में आदि शंकराचार्य ने ज्यादा प्रचारित की, प्रवर्तन किया इसका, लेकिन इसके खूब मुखर तो नहीं, चुपचाप ही मौन स्वरूप ही इसके सूत्र संकेत के तौर पर उपनिषदों में मौजूद। छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि और अन्य उपनिषदों में जो सूत्र थे, जो चीजें छिटकी पड़ी थी, फुटकर में थी, उसको शंकराचार्य ने अद्वैतवाद नाम से प्रवर्तित किया। अब यह अद्वैतवाद की फिलॉसफी और भारतीय फिलॉसफी की शुरुआत जो है वो अद्वैतवाद से है। एक और बात है, लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने दर्शन दिया कि दर्शन को उलझाया, इस पर गौर करना चाहिए। तो अद्वैतवाद का एक सूत्र वाक्य तो ये है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें जगत को झूठा माना गया है और ब्रह्म को सत्य माना गया है। अब कौन सा ब्रह्म सत्य है और किस प्रकार का जगत झूठा है, इसको लेके डिबेट भी हुए। तो हम आज अद्वैतवाद पर नहीं पूरी तरह से आ रहे हैं। हमने आज बात की आपसे कि विमर्श की आवश्यकता क्या है और विमर्श की शुरुआत कैसे हुई है, इस पर हमने बात की। और अब दर्शन के मामले में अद्वैतवाद, इसके बीच में हम विचारधारा पर अगली क्लास में बात करेंगे। आज हम इतना ही आपसे बात करेंगे। कोई और बात आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ ले सकते हैं। कि जैसे जीवन पर ही संकट, जैसे आदिवासी इलाकों में जब आप कोई इंडस्ट्री, कोई उद्योग लगाते हैं जाकर, तो आप जमीन से बेदखल करते हैं आदिवासी, तो अस्तित्व पर संकट है, रिहायश पर संकट है, उनके बसावट पर संकट है, ये अस्तित्व का संकट। और अस्मिता का संकट क्या है? पहचान का संकट। हमको कैसे पहचाना जाए? आप देखते होंगे कि अभी आदिवासी इलाकों में, आदिवासी राज्यों में, झारखंड में सरना धर्म को, सरना कोड को विधानसभा से पारित कराया गया। ये सरना कोड क्या है? सरना कोड में ये निहित है कि हम प्रकृति को किस रूप में देखेंगे, हम प्रकृति को पूजेंगे, हम किस किस चीज को अपनाएंगे, ये कोड है। तो ये अस्मिता, अपनी पहचान के लिए हम ये चीजें करेंगे। तो पहचान का संकट और जान का संकट, इन दोनों में जो बुनियादी अंतर है वही अंतर अस्मिता का संकट और अस्तित्व के संकट में। अस्तित्व जीवन से जुड़ा प्रश्न है, अस्मिता पहचान से जुड़ा प्रश्न है कि हमको पहचाना जाए, हमारी पहचान को परखा जाए, देखा जाए, हम पर गौर किया जाए, यह अस्मिता का प्रश्न। और अस्तित्व हमको बचाया जाए, हमारी जिंदगी पर पहरा न बैठाया जाए, हमारी जिंदगी को पर दखल न दिया जाए, यह अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न। यही बुनियादी। और पूछिए। तो इस पर किताब भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। विमर्श का सौंदर्य, विमर्श का सौंदर्य सर, इसका स्पष्टीकरण सर थोड़ा सा ये किस तरह स्पष्ट हो? सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक सेंस के अर्थ में नहीं है। सौंदर्य शास्त्र मतलब कि आलोचना के प्रतिमान क्या है, इस अर्थ में। जैसे हिंदी आलोचना, तो हिंदी आलोचना का विकास आप पढ़ेंगे तो उसमें इन दृष्टियों से, जाति की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, ये डिबेट नहीं, इस दृष्टि से बात नहीं। तो एक अलग सौंदर्य शास्त्र मतलब देखने का एक अलग नजरिया, चीजों को पढ़ने का अलग नजरिया, दिखाने का अलग नजरिया क्या हो सकता है, उसके कैनन क्या हो सकते हैं, उसके मानक क्या हो सकते हैं, उसके मापदंड क्या हो सकते हैं, ये है सौंदर्य शास्त्र। शरण कुमार लिम्बाले ने, कमल भातु ने किताब लिखी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। उसमें आप पढ़ेंगे तो आलोचना की पुरानी पद्धतियों को नकारने के टूल्स दिए हुए कि भाई हम इनको ऐसे नहीं मानेंगे, वर्णाश्रम को नकारने के टूल्स दिए, हम ऐसे नहीं मानेंगे। ये सौंदर्य शास्त्र।
सौंदर्य शास्त्र मतलब ये नहीं कि चीजें खूबसूरत हैं कि बदसूरत हैं, ये देखने का नजरिया नहीं, चीजों को विवेक की दृष्टि से, खुली दृष्टि से देखने का नजरिया, और इन दृष्टियों से देखने का नजरिया, ये है सौंदर्य शास्त्र। जी सर। और